Welcome to the class. Today, we are going to talk about fundamentals of learning English. मतलब इंग्लिश सीखने के लिए जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो उसके लिए किन खास चीजों की जरूरत होती है और हम किन चीजों पर ध्यान दें जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीख सकते हैं। कोई भी भाषा सीखने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से समझें जिससे कि हम वो सीख सकें। सीखने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या सीखें और जो सीख रहे हैं उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। और जब हम फंडामेंटल्स नहीं समझ पाते हैं तो सीखने में काफी दिक्कत होती है और जब दिक्कत हमारे सामने आती है तो हमको लगता है कि शायद हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। हमारे अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। हम जो चाहें सीख सकते हैं। अंग्रेजी बोलना सीखना बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये ऐसा सीखने के पहले ये जानना जरूरी है कि अंग्रेजी भाषा में क्या क्या हम सीखें, किन चीजों पर ध्यान दें जिससे कि हम फास्ट प्रोग्रेस कर सकें। मैं कुछ उन चीजों के बारे में बताऊंगा। ये बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है लेकिन हम कुछ खास चीजों के बारे में आज आपसे बात करेंगे। मेरी कोशिश है कि आपके सामने उन चीजों को रखूं जिससे वाकई आपकी सीखने की रफ्तार बढ़ सके, आप ठीक से समझ सके और एक अच्छे और कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सके। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि सीखने के लिए ऐसे तो हम बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता है। बोलना सीखने के लिए ये जरूरी है कि हम बोलते समय कॉन्फिडेंस डिस्प्ले कर सके, कॉन्फिडेंस दिख सके। जब हम बोलें तो हमारी बातचीत के क्रम में, हमारी शैली में कॉन्फिडेंस दिखे। अब सवाल ये उठता है कि कम्युनिकेटिव एलिमेंट सीखना एक बात है, हम 2 4 10 सेंटेंसेस सीख कर भी बोलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे कि कम्युनिकेटिव स्किल्स के साथ साथ हमारे अंदर में कम्युनिकेटिव कॉन्फिडेंस आए। आप जानते हैं सभी लोग धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं, धारा प्रवाह बोलना सीखना चाहते हैं। हम जब कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धारा प्रवाह बोलने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसका नाम है एक्यूरेसी, मतलब ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। जब हम बोलें तो हमारे अंदर से निकलने वाले सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हों, एक्यूरेट हों। तब हम जब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को फ्लुएंसी में के साथ बोलते हैं, मतलब एक्यूरेसी के बाद जब फ्लुएंसी आता है तो वो हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको हमेशा कोशिश करनी है कि हम इस पार्ट को अचीव करें, मतलब कम्युनिकेटिव कॉन्फिडेंस को अचीव करें। उसके लिए फ्लुएंसी सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट है एक्यूरेसी। और ये चीजें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी मिलकर कम्युनिकेटिव कॉन्फिडेंस बनता है, जो इंग्लिश के लिए फंडामेंटल ग्राउंड तैयार करता है। फंडामेंटल ग्राउंड में के थ्रू ही इन चीजों को हम अचीव कर सकते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं, इसके बारे में कुछ खास बातें करते हैं। सीखना एक अद्भुत प्रक्रिया है। जब हम सीखते हैं तो ये जानना नहीं चाहते कि हम सीखते कैसे हैं।
अगर आपसे मैं पूछूं कि आप साइकिल चलाना जानते हैं, आप जानते हैं, शायद जानते हो, लेकिन साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं इसके बारे में कुछ लिख कर बताइए तो आपको मुश्किल होगी। ऐसा मेरा मानना है, शायद ना भी हो। मेरे मेरे कहने का मतलब यह है कि सीखते कैसे हैं ये समझना भी जरूरी है कुछ भी सीखने के लिए। तो आज मैं आपको भाषा सीखने के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि हम भाषा सीखते कैसे हैं। देखिए, ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। ये कॉग्निटिव प्रोसेस से मतलब है ये प्रक्रिया हमारे दिमाग के अंदर होती है और ये भाषा अपने आप में मैथमेटिकल है। भाषा मैथमेटिकल सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें पैटर्न्स होते हैं, रिकग्नाइजेबल पैटर्न्स होते हैं जिसको हम पहचान सकते हैं और उसी पैटर्न का नाम है ग्रामेटिकल रूल्स। तो जब हम पैटर्न को पहचान लेते हैं और पैटर्न्स के थ्रू सीखते हैं तो उस पैटर्न को अप्लाई करके ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब पैटर्न गवर्न्ड होता है लैंग्वेज तो इस वजह से उसको हम मैथमेटिकल कहते हैं, लेकिन एक सेंस में वो मैथमेटिकल नहीं है कि जब हम भाषा सीखना शुरू करते हैं तो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जोड़ते जाते हैं। जब हमारे सीखने की प्रक्रिया में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया जुड़ता है तो ये जुड़ना n+1 नहीं होता है। n+1 का मतलब है रोज नया कुछ जुड़ना, ऐसा नहीं होता है। ये एक एकोमोडेशन की प्रक्रिया है जो बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। ये कंटिन्यूअसली रीबिल्ट होता रहता है। ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम 10 वर्ड जानते हैं और नए 10 वर्ड सीखते हैं तो ये सिर्फ मैथमेटिकली 20 वर्ड्स नहीं होते। इनका असर हमारे सीखने की प्रक्रिया में कई जगह होता है। मैं फिर से रिपीट करके बताता हूं कि ये पॉइंट्स जानना एडल्ट लर्नर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन में तो हम भाषा अपने आप सीखते हैं। आप सोच कर देखिए, जब आपने अपनी मातृभाषा सीखी होगी जो आप बचपन से बोलते आए हैं, अंग्रेजी को छोड़ करके, हो सकता है आप में से कईयों की मातृभाषा अंग्रेजी भी हो, लेकिन अगर आपकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है तो अंग्रेजी को छोड़ करके आप मुझे हिंदी में सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आप हिंदी समझ सकते हैं। हिंदी के साथ साथ अगर आपकी और भी कोई दूसरी मातृभाषा है, हिंदी के अलावा आपकी कोई दूसरी भाषा है जो आपने बचपन में सीखी, आसपास में बोली जाती थी, घर परिवार के परिवेश में बोली जाती थी, जब आपने वो भाषा सीखी उसके बारे में सोचिए बैठकर कि वो आपने कैसे सीखा था। किसी ने भी आपको सिखाने की कोशिश नहीं की थी, किसी ने आपको रूल्स के बारे में नहीं बताया, किसी ने आपको पैटर्न्स के बारे में नहीं बताया, और अचानक से 5-6 साल की उम्र के बाद आपने बोलना शुरू किया, समझना शुरू किया और फिर बोलते समझते इस लेवल पर पहुंचे कि आप उस भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कोई भी कुछ भी कह रहा हो उसका मतलब जान सकते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस बच्चों के साथ सिर्फ होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो भाषा सीखने की मतलब ऑटोमेटिकली सीखने की हमारी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए 15 साल की उम्र के बाद जब हम कोई भी नई भाषा सीखने की कोशिश करते हैं तो हमको जीतोड़ कोशिश करनी पड़ती है और उस कोशिश में इस बात को शामिल करना जरूरी है। 2 बातों को शामिल करना बहुत जरूरी है। एक कि बचपन की तरह बच्चे की तरह हम बच्चों ने भाषा कैसे सीखी है, इसके बारे में सोचना पड़ता है और उनको ऑब्जर्व करके मतलब बच्चों के भाषा सीखने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करके जो हम पैटर्न्स उसमें से निकालते हैं, अगर उन पैटर्न्स पर हम भी ध्यान दें
तो हम निश्चित रूप से जल्दी नई भाषा सीख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सीखने की प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं। और ये आगे जो कुछ भी मैं बताऊंगा, जो भी रूल्स बताऊंगा, उसको समझने के लिए ये बिल्कुल ग्राउंड वर्क की तरह है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, लर्निंग इंग्लिश। क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि हमारा गोल अंग्रेजी सीखना है। तो अभी अभी भी जैसे मैंने बताया कि जब हम 10 साल के कम उम्र के होते हैं, 10 साल से कम होती है हमारी उम्र, तो हमारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, एफर्टलेस होता है और वो परमानेंट होता है। मतलब हम उस भाषा, इस 10 साल के पहले हम जो भी भाषा सीखते हैं, हम उसके नेटिव स्पीकर बन जाते हैं। कोई भी भाषा हो हम सीख सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उस भाषा में बोलते हुए लोगों को हम सुन सकें, लगातार सुन सकें, एक दो बार नहीं, लगातार वो उस भाषा का के वर्ड्स, सेंटेंसेस हमारे कानों में जाता रहे। इसीलिए कहते हैं कि जो आसपास के परिवेश में, सामाजिक परिवेश में, हमारे घर के आसपास, हमारे परिवार के आसपास, हमारे आसपास जो भाषाएं बोली जाती है, उन भाषाओं को हम स्वतः सीख सकते हैं। वो लर्निंग सेल्फ रेगुलेटेड होती है। इसी को हम ऑटोमेटिक और एफर्टलेस कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त यह भी है कि हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन उसके बोलने वाले लोग हमारे आसपास होने चाहिए। और अगर वो बोलने वाले लोग हमारे आसपास नहीं है, तो हम वो नहीं सीख पाएंगे। हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही भाषा हम सीख पाएंगे जो हमारे आसपास बोली जाती हो। एक बात और ध्यान में रखिए कि एक परिवेश में अगर एक से ज्यादा भाषा बोली जाती है, 2, 3, 4, तो हम 2, 3, 4 भाषाएं लगातार सीख सकते हैं। आपने कई बच्चों को देखा होगा, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनको भी देखा होगा, शायद आप में से भी कुछ ऐसा करते होंगे कि हम एफर्टलेसली 3-4 भाषाएं बोल लेते हैं। कई लोग बोल लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि 10 वर्ष की उम्र के पहले हम जो भी भाषा सुन सकते हैं, उसको बोलना सीखने के लिए, उस भाषा को सीखने के लिए हमको कोई खास प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे लिए आज ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि 10 बरस के बाद, मतलब मैंने उसका बेंचमार्क रखा है 15 बरस के बाद। ये कोई पक्की लाइन नहीं है, ये एक आकलन है। कुछ लोगों में भाषा सीखने की क्षमता, मतलब अपने आप सीखने की क्षमता 10 वर्ष के पहले भी कम हो सकती है, कुछ लोगों में 10 वर्ष के बाद भी कम हो सकती है। इसीलिए उस बेंचमार्क को हमने एक जनरल तरीके से 10 वर्ष के पहले और 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद रखा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हमारे लिए इस क्लास में, इस कोशिश में ये ज्यादा काम आएगा कि जब हम 15 वर्ष के बाद सीखते हैं तो उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और क्या होता है। तो अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि इस क्लास को जितने लोग देख रहे हैं, हमको आज जितने लोग सुन रहे हैं, शायद वो 15 वर्ष से ज्यादा की उम्र के होंगे। तो जब हम 15 बरस के बाद सीखते हैं, तो ये जितनी चीजें आपने देखी है 15 बरस के पहले, ये सारी चीजें उलट जाती है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, मतलब इसके लिए अटेंशन और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये एफर्टलेस नहीं होता है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और इसको हम नेटिव स्पीकर्स नहीं कहते हैं, ये हम नॉन नेटिव स्पीकर होते हैं, या फिर इसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। 15 बरस के बाद जो कुछ भी सीखते हैं, कितनी भी अच्छी तरह से सीखें, वो हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज होती है। तो इसके सीखने के लिए कुछ खास क्षेत्र होते हैं भाषा में। मैं अब आपको वो दिखाता हूं। तीन खास चीजें होती है, और जब हम
इसके बेसिक ब्लॉक्स इसको कहते हैं। जब हम भाषा की अंदरूनी स्ट्रक्चर को सीख रहे होते हैं तो उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है साउंड्स, दूसरा है वर्ड्स और तीसरा है सेंटेंसेस। खास करके 15 बरस के बाद अगर इस ऑर्डर में हम देखें, जैसे हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हम पहले अंग्रेजी साउंड्स के बारे में ठीक से समझ लें कि अंग्रेजी में कितने साउंड्स होते हैं, कौन कौन से साउंड्स हैं, उसमें से कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने वॉवेल्स हैं उसमें क्या अंतर है, जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें एक दूसरे में क्या अंतर है। अगर इतनी बात हम सीख लें तो हमारे लिए ये सीखना आसान हो जाता है कि इन साउंड्स से वर्ड्स कैसे बनते हैं। क्या वर्ड्स रैंडमली कुछ साउंड्स को एक साथ जोड़ देने से बन जाता है? आंसर बहुत ही सिंपल है, नहीं। तो वर्ड्स फिर बनते कैसे हैं? किसी भी भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में 50 से ज्यादा साउंड नहीं होते। खासकर आप अंग्रेजी को देखिए, इसमें सिर्फ 44 साउंड्स, 44 साउंड्स। अब आप देखिए कि इसमें वर्ड्स कितने हैं, इनफाइनाइट। तो आप ऐसे देखिए 44 साउंड्स एंड इनफाइनाइट वर्ड्स। अब सवाल ये उठता है कि 44 साउंड से इनफाइनाइट वर्ड्स कैसे बन सकते हैं, हम कैसे बनाते हैं? और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी साउंड को किसी भी साउंड के साथ जोड़ देंगे। तो ये हम वर्ड्स के बारे में सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है अगर हम साउंड्स के बारे में जानें। इनफाइनाइट इसलिए होता है कि एक वर्ड में कौन सा वर्ड कितने साउंड का होगा, एक वर्ड में कितने साउंड हो सकते हैं, इस पर इसकी कोई सीमा नहीं है। और एक वर्ड में एक साउंड एक से ज्यादा बार भी रिपीट हो सकते हैं। तो हम कितनी भी वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन 44 साउंड्स में ऐसा नहीं है कि कोई भी साउंड आप एक साथ जोड़ दें। आप सोच कर देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। कोई भी वर्ड में प और ब दोनों साउंड एक साथ बिगिनिंग में नहीं होगा। मतलब इस दोनों का क्लस्टर एक साथ बिगिनिंग में नहीं हो सकता है। प और प का हो सकता है, प और प का हो सकता है, ब और ब का हो सकता है, लेकिन प और ब एक साथ बिगिनिंग में नहीं हो सकते। तो इस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं लैंग्वेजेस में। ये हम तभी जान पाएंगे जब हम साउंड्स के बारे में ठीक से समझ लेंगे कि ऐसी क्या बात है कि ये दोनों साउंड एक साथ नहीं आ सकते किसी भी शब्द के शुरुआत में। और फिर जब हम वर्ड्स के बारे में समझते हैं तो हमारे लिए सेंटेंस के बारे में समझना आसान हो जाता है। हमने कई बार सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि सेंटेंस की परिभाषा आप किसी से पूछ कर देखिए, व्हाट इज ए सेंटेंस, आपको लोग आमतौर पर बताएंगे, शायद किताबों में भी ऐसा लिखा है कि ए सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ऐसा है क्या? निश्चित रूप से नहीं। सेंटेंस में वर्ड्स जरूरी है, लेकिन वर्ड्स के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी जरूरत होती है। जैसे टेंस होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। अब एग्रीमेंट कैसे होते हैं? एग्रीमेंट के लिए नंबर, पर्सन, जेंडर जानने की जरूरत होती है। क्या जेंडर का एग्रीमेंट हर भाषा में होता है? अंग्रेजी में तो नहीं होता है। तो ये एग्रीमेंट कैसे काम करता है? किस किस चीज के बीच में एग्रीमेंट होता है? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है क्या? ये सारी चीजें हम तभी जान पाते हैं जब हम सेंटेंस के बारे में सिस्टेमैटिक रूप से देखें। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले साउंड्स को सीखकर, फिर वर्ड्स को सीखकर, के बारे में सीखकर, और जब सेंटेंस के बारे में सीखते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक स्टेप्स। और इस तरह से जब सीखें, इन चीजों पर ध्यान दें, तो हमारा
सीखना स्ट्रांग हो जाएगा, बोलना फ्लॉलेस हो जाएगा, एक्यूरेट सेंटेंसेस निकलेंगे और हम फ्लुएंसी के साथ अपनी बात रख सकते हैं। फिर हमको किसी प्रकार की हिचक नहीं होगी और तब जाकर के हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को, कम्युनिकेटिव कॉन्फिडेंस को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। ये बातें सीखे बिना हम रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग जो कम्युनिकेटिव पैटर्न्स के लिए जरूरी है, तो कम्युनिकेटिव पैटर्न्स के लिए रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग ये सब सीखने के लिए ये लिंग्विस्टिक पैटर्न्स बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक पैटर्न्स, जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये बातें भाषा सीखने के लिए फंडामेंटल चीजें हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देके बताता हूं। अब आप वो उदाहरण मैं साउंड से लेता हूं। आप देखिए, साउंड सिस्टम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के साउंड हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स। ये क्या होते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कैसे बोलते हैं? वॉवेल्स को बिना, जब हम बोलते कैसे हैं ये आप जानिए। पहले हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद फ्लो ऑफ एयर हमारे लंग्स में जाता है सीधा, और वहां पर बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू उसका प्यूरिफिकेशन होता है। हमारे शरीर के लिए जिस किसी भी चीज की जरूरत होती है उसको रख लिया जाता है, और बाकी चीजें हम हमारे जैसे सांस लेते हैं उसी तरह से वापस करते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो ये सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो हमारे जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब सवाल उठता है कि हम सांस लेते समय नहीं बोलते हैं। जब हम मतलब सांस लेते समय में जो एयर फ्लो अंदर जाता है उससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन जब सांस बाहर निकलता है उस फ्लो ऑफ एयर का यहां से लेकर के यहां तक के बीच में वोकल कॉर्ड है, उसमें डिफरेंट प्लेसेस पर, जिसको हम प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस कहते हैं, डिफरेंट तरीके से, जिसको हम मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस कहते हैं, जब साउंड के मॉडिफिकेशंस होते हैं, मतलब एक्सहेलिंग फ्लो ऑफ एयर के डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पर जब मॉडिफिकेशन होता है तो डिफरेंट तरह के साउंड्स निकलते हैं, जिसको हम स्पीच साउंड्स कहते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, आप भी जानते हैं, लेकिन ये कैसे होता है इसको जब आप सिस्टेमैटिकली सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि साउंड्स में क्या टेक्निकलिटीज होती है। और एक बार आपने ध्यान देकर के अगर इन चीजों को सीख लिया तो अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी के साउंड्स क्या होते हैं, अंग्रेजी के साउंड्स कैसे बोले जाते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन कंप्लीटली परमानेंटली एक्यूरेट हो जाएगा। हर कोई ठीक से बोलना चाहता है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, जिससे कि हम जो भी बोले उसका अच्छा खासा असर पड़े लोगों के ऊपर। अब आप सोचिए, ये कोई मिरेकल तो है नहीं जो ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि कितने साउंड्स होते हैं, उनको कैसे बोला जाता है। अब अगर बिना जाने हुए हम सिर्फ बोलना शुरू कर दें तो हम हमेशा दिक्कत में रहेंगे, हमेशा मुश्किल होगी और हमेशा हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन बोलने के साथ साथ, बोलना सीखने के साथ साथ अगर हम साउंड्स के बारे में सीख लें तो फिर दोबारा कभी सीखने की जरूरत नहीं होगी। और जितने एरियाज हैं बोलने के लिए, वर्ड्स, साउंड्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, डिस्कोर्स, हम जब भी बात करें, किसी से भी बात करें, हम वो सारी चीजें अपने आप उस पर असर होता है। इसी को बोलते हैं सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना। और जब हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलता है वो कॉन्फिडेंस दिलाता है। तो हम इसलिए इसमें हमको कॉन्सोनेंट्स के बारे में सीखना होता है, वॉवेल्स के बारे में सीखना होता है,
प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस ऑफ साउंड्स के बारे में सीखना होता है, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस ऑफ साउंड्स के बारे में सीखना होता है, और फीचर्स ऑफ साउंड्स के बारे में सीखना होता है। इन चीजों के बारे में जब हम जानते हैं, आप इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आप सिर्फ ये सोच कर देखिए कि जब इन चीजों के थ्रू साउंड्स का अंडरस्टैंडिंग आपका कंप्लीट होगा, तो फिर आपको कभी भी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि अंग्रेजी में सिर्फ 5 वॉवल्स नहीं होते, वो 5 अंग्रेजी के अल्फाबेट में ऐसे सिंबल्स हैं जो वॉवल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं राइटिंग। फिर से सुनिए, अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, वो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सिंबल, वो साउंड्स है नहीं। इसी से साउंड सीखने में ये हम जान पाते हैं कि अंग्रेजी में 5 वॉवल नहीं है, अंग्रेजी में 20 वॉवल्स है। आप यहां देखिए, ये इसका लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। हमने एक एक वॉवल के लिए एक एक वर्ड दिया है, उसमें अंडरलाइन किया है, और ये आप, जैसा मैं बता रहा हूं बार बार, ये सभी आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो इन चीजों को आपको अलग से सीखने की जरूरत होती है। इस क्लास में शायद हम किसी दूसरी बार आपको इन चीजों के बारे में भी जरूर बताएंगे। इसी तरह से ये देखिए, ये हमारे ओरल कैविटी के आर्टिकुलेटर्स हैं, और इसी प्रकार से हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। रुक कर ध्यान से देखिए, सुनिए, बोलिए, अपने आप को सुनिए और सीखिए। ये हमने बोल्ड करके दिखाया है आपको, ये साउंड्स पा, बा, टा, ये सारे 24, मात्र 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इंग्लिश में। जब आप देखेंगे तो ये वॉवल साउंड्स का रिप्रेजेंटेशन है और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है। आपको हम जल्दी में बता रहे हैं सिर्फ उदाहरण देने के लिए, क्योंकि वॉवल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, उनके प्रोडक्शन के तरीके, उनके अंतर, इन सारे को डिटेल में समझने की जरूरत है हमको। और इनको समझने के बाद हम इसके कई तरीकों के बारे में सीख सकते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये उदाहरण देकर बताया है कि साउंड सीखने से, साउंड के बारे में सीखने से कैसे हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह से वर्ड्स के बारे में जब हम डिटेल्स में जानेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सेंटेंस के बारे में जब हम जानेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और इस कोर्स में हम आपको साउंड्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में एक एक करके डिटेल में बताना चाहेंगे, आपसे बताएंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप करें, क्योंकि हमारा गोल है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना। और जब हम ये साउंड्स, वर्ड्स और सेंटेंस को ठीक से समझ लेंगे तो फिर बोलना मुश्किल काम नहीं है। फिर मैं बोलने के लिए क्या क्या जरूरत होती है उन चीजों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अंग्रेजी सीखना आसान है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन उसके लिए सिस्टमेटिक कोशिश करने की जरूरत है। मैं आपसे गलत एश्योरेंस आपको नहीं दे सकता। आपको कोशिश करने की जरूरत है, सिस्टमेटिक कोशिश करने की जरूरत है। और हमारी कोशिश ये है कि आपको ये बता सकूं कि कोशिश कहां करनी है और कैसे करनी है। बस हमारा रोल सिर्फ इतना है, बाकी करना आपको है। और जिन चीजों के बारे में हम बता रहे हैं, अगर उन चीजों के उस सिस्टमेटिक तरीके से आपने किया तो फिर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप धारा प्रवाह अच्छी तरह बोल सकते हैं। आज हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि मैं आपको ये बता सकूं कि फ्लुएंटली बोलने के लिए
एक्यूरेट होना कितना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए फ्लुएंसी के साथ साथ एक्यूरेसी कितना जरूरी है, और फंडामेंटल ब्लॉक्स लैंग्वेज के क्या है, जैसे साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, एंड इनके बीच का कोऑर्डिनेशन है। ये फंडामेंटल, जिसको क्रक्स कहते हैं, ये क्रक्स है लैंग्वेज का। इसके बिना बस कुछ थोड़ा सीख लेने से काम नहीं चलता है। I assure you that I'll come back with something new for you, and we will take you through this journey systematically. Thank you so much for listening.